Today, let's start repetition of chemical kinetics. In fact, in physical chemistries, we had already studied solution, nuclear chemistry, solid state, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. यह सारे चैप्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सॉल्यूशन में हमने लिक्विड स्टेट के बारे में डिटेल में सीखा था. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वी हैड स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल एंड कंडक्टेंस ऑफ सेल. In solid state, we had studied about the behavior of crystalline solids, the arrangement of particle in different types of crystalline solids. Nuclear chemistry में हमने the behavior of nuclei, the stability of nuclei and nuclear reactions, उनके बारे में डिटेल में समझा था. And the next chapter of physical chemistry is this chemical kinetics. First of all, let me tell you something about what exactly do you mean by this chemical kinetics. हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है. In various chapters of physical chemistry, we deal with various physical aspect of any chemical reaction. Chemical reaction में ढेर सारे अलग अलग physical aspect होते हैं, like the amount of heat liberated or absorbed during the chemical reaction, the catalyst used during the chemical reaction, the behavior of gases involved in any chemical reaction, the behavior of liquid involved in any chemical reaction, the behavior of solid in any chemical reaction, the speed of reaction. If the reaction is reversible, then what would be the rate of forward reaction, what would be the rate of backward reaction, the equilibrium condition, and at that equilibrium condition, how reactant and product would coexist. We used to say these are the different physical aspect of any chemical reaction. और फिजिकल केमिस्ट्री के अलग अलग चैप्टर्स में हम केमिकल रिएक्शन के अलग अलग एस्पेक्ट को समझते हैं, अलग अलग फिजिकल एस्पेक्ट को समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट द थर्मोडायनामिक नेचर ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन में कितनी हीट एब्जॉर्ब होती है, कितनी हीट रिलीज होती है, दैट इज डेल्ट इन द चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री. कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर कितना रिएक्टेंट होएगा, कितना प्रोडक्ट होएगा, दैट इज टॉट इन द चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम. यदि रिएक्शन में कोई गैस इन्वॉल्व है तो उस गैस का बिहेवियर कैसा होगा, दैट इज एक्सप्लेन्ड इन गैसियस स्टेट. यदि कोई लिक्विड है या कोई सॉलिड है तो उनका बिहेवियर कैसा होगा, व्हाट वुड बी देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, that is taught in the chapter solution and solid state. Here in this chapter chemical kinetics, we will deal with a special aspect of chemical reaction, that is the rate of reaction or the speed of reaction. कोई chemical reaction हो रही है, चल रही है, वह रिएक्शन कितना तेजी से चल रही है या कितना धीमा चल रही है. यदि मैं उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना चाहता हूं तो कैसे बढ़ा सकता हूं, यदि मैं उस रिएक्शन की स्पीड को कम करना चाहता हूं तो कैसे कम कर सकता हूं. एंड आई वुड से दिस इज अ मोर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, अ मोर प्रैक्टिकल अप्रोच. मैं इसे प्रैक्टिकल क्यों कह रहा हूं मैं आपको समझाता हूं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट फेमिलियर रिएक्शन, दैट इज कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड. I hope almost all of you are well familiar with it. आप सभी के घरों में यह रिएक्शन होती है. हम सभी के घरों में दूध का दही में कन्वर्जन होता है और दही का फिर हम काफी सारा उपयोग लेते हैं. हम क्या कभी आप दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखते हो? कभी नहीं. The method that is used in our household is
भाई पहले जो कच्चा दूध होता है उसको एक बार उबाल लिया जाता है, गर्म कर लिया जाता है, गर्म करके ठंडा कर दिया जाता है, और गर्म करके ठंडा करने के बाद आप उसमें थोड़ा दही डाल देते हो, अ सैंपल ऑफ कर्ड, और फिर उसको एक रात भर के लिए खुले में रख देते हो, रूम टेम्परेचर पर रख देते हो। रेफ्रिजरेटर में कभी नहीं रखते हो। रेफ्रिजरेटर में यदि आपने दूध रख दिया, उसमें दही डला हुआ है, वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होएगा। और रात भर आप उस केमिकल रिएक्शन को, दैट इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इनफैक्ट इस बायोकेमिकल रिएक्शन में यू आर कल्टिवेटिंग बैक्टीरिया। आप जब उसमें दही डाल रहे हो तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डाल रहे हो, और वह लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वहां पर धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं, उनका कल्टीवेशन हो रहा है, उनकी कॉलोनीज बढ़ती जा रही है, एंड कर्ड इज इनफैक्ट मिलियंस और बिलियंस ऑफ द कॉलोनीज ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। हर एक बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होता है, कुछ बैक्टीरिया बीमारी करते हैं, मगर ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो दूध में होता, दही में होता है, इट्स वेरी मच बेनिफिशियल एंड वेरी मच हेल्दी फॉर मैन, और हम उसको कल्टीवेट करते हैं और हम उसको खाते भी हैं। नाउ इट्स अ रिएक्शन ऑफ अवर कंसर्न। सबसे पहली बात, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस रिएक्शन में रात भर लगता है। हम यह भी बात अभी अभी समझ गए कि इस रिएक्शन को हम रेफ्रिजरेटर में नहीं कर सकते। हम यदि उबलते हुए दूध में दही डाल दें तो वो कर्ड में कन्वर्ट नहीं होता है। इट्स रियली अ रिएक्शन इन विच स्पीड रियली मैटर्स। ठंड में घरों में समस्या हो जाती है कि दूध जल्दी से दही में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, और हमें वहां पर कुछ अलग प्रयास करने पड़ते हैं। यदि एम्बिएंट टेम्परेचर, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर यदि 5, 6 या 7 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में चला जाए, यदि हम हिल स्टेशन पर चले जाएं, जम्मू कश्मीर लद्दाख में चले जाएं, तो वहां दूध को दही में बनाना एक बड़ी मेजर समस्या है। वो बड़ी आसानी से दूध को दही में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, कन्वर्शन में उनको 2-2 दिन लग जाते हैं। और गर्मियों में उल्टी समस्या है। यदि टेम्परेचर 40 या 45 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में हो तो एक दूसरी समस्या है कि दूध का दही में कन्वर्शन तो बड़ी जल्दी हो जाता है, और बड़ी जल्दी वो दही खराब भी होने लगता है, वो खट्टा भी होने लगता है। तो वहां पर हमको इस रिएक्शन को रोकना होता है। हम दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं और दही बनते से ही हम उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, सो दैट वो रिएक्शन धीमी हो जाए, वह रिएक्शन रुक जाए और हमारा दही लंबे समय के लिए इस्तेमाल करा जा सके। अब आप जरा सोचिए, आपके घर में जब दूध का दही में कन्वर्जन होता है तो यह चर्चा जरूर होती है कि इस दूध को दही में कन्वर्ट होने में रात भर लगेगा, 8 घंटे लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे। हैव यू एवर डिस्कस अबाउट कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में कितनी हीट निकलेगी या कितनी हीट देना पड़ेगी? नेवर। रिएक्शन में कितनी हीट देना है, कितनी हीट निकल रही है, यह प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है। हो सकता है एक थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ कंसर्न हो, मगर कभी भी यह प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है। द मोर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इज कि रिएक्शन किस रेट से चल रही है, उस रिएक्शन को होने में कितना समय लगेगा, उस रिएक्शन की स्पीड को हमें बढ़ाना है या हमें घटाना है। बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ाएं, घटाना है तो हम कैसे घटाएं। I would say the concept and fundamentals discussed in this chapter called chemical kinetics, they are more practical. They find practical utility. हम हमारे डे टू डे लाइफ में केमिकल काइनेटिक्स के कंसेप्ट को ही डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ओनर ऑफ अ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, यदि आप फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के मालिक हैं तो आपको किस बात से ज्यादा मतलब होगा? यदि आप अमोनियम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के मालिक हैं तो आपको इस बात से मतलब नहीं होगा कि उस इंडस्ट्री में कितना हाइड्रोजन इस्तेमाल हो रहा है, कितना नाइट्रोजन इस्तेमाल हो रहा है, कितनी हीट लिबरेट हो रही है, कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, या क्या कैटालिस्ट इस्तेमाल करा जा रहा है। बट रियली यू वुड कीप योर कंसर्न विथ व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी। आपके फैक्ट्री में कितनी अमोनियम फर्टिलाइजर सालाना बन रही है, पिछले साल कितना बनी, इस साल कितना बनी, और आपकी प्रोडक्टिविटी इस बात पर निर्भर करेगी कि आपकी इंडस्ट्री में अमोनिया कितनी तेजी से बन रही है। आप हमेशा यह कहोगे कि भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप हमेशा कहोगे
कि अमोनिया बनने वाली जो रिएक्शन है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से जो अमोनिया बन रही है, उस रिएक्शन को जितना तेजी से करवा सकते हो करवाओ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स डिस्कस अबाउट लेकर इंडस्ट्री। कभी किसी शराब की बोतल पर देखो, वहां पर लिखा हुआ होता है 2 year old, 7 year old. A true champagne is generally 25 year old. What do you mean by it? We used to say any edible thing, कोई सी भी जो चीज खाने योग्य है, यदि आप उसको सड़ा दो, उसको सड़ने के लिए रख दो, उसका फर्मेंटेशन होने के लिए रख दो, ग्रेजुअली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। यदि आप गेहूं, दाल, चावल जो भी आप खाते हो, यदि इसको सड़ने के लिए रख दो, 2-3 साल तक वहां सड़ती रहे, और 2-3 साल तक सड़ने के बाद में वह अपने आप उसमें अल्कोहल बन जाता है। उसमें जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, जितने भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, धीरे धीरे डीके होके वह इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। और फिर आप उसका फर्मेंटेशन कर लो, उसको छान लो, उसको डिस्टिल कर लो एंड एक्सट्रैक्ट अल्कोहल। नाउ इन सच इंडस्ट्रीज लाइक अल्कोहल इंडस्ट्री, लिकर इंडस्ट्री, जहां पर केमिकल रिएक्शन को होने में कुछ दिन या महीनों या सप्ताह नहीं है, वहां पर वह रिएक्शन सालों चलती है। यदि आप वाइन इंडस्ट्री में हैं, तो वाइन इंडस्ट्री में अंगूर को, ग्रेप्स को रखा जा रहा है, बैरल्स में रखा जा रहा है, सालों तक रखे वह अंगूर, और सालों तक उसके अंदर का ग्लूकोज और फ्रुक्टोज वह डीके हो रहा है, और वह डीके होकर इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, वाइन में कन्वर्ट हो रहा है। डेफिनेटली योर कंसर्न वुड बी कि किस तरह से इस रिएक्शन का समय जो 6-7 साल है, यदि मैं इसको 1-2 साल और कम कर सकूं, डेफिनेटली दैट वुड बी मोर इकोनॉमिकल, दैट वुड मेक मोर मनी। मेरी जो इनकम है, मेरा जो प्रॉफिट है, वह डेफिनेटली बढ़ सकता है। सो वी यूज टू से केमिकल काइनेटिक्स, इसमें जो कंसेप्ट है, इसमें जो फंडामेंटल्स है, दैट हैव गॉट मोर प्रैक्टिकल यूटिलिटी, मोर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अब देखिए, जैसा मैंने समझाया, विल डिस्कस अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ फास्ट अ रिएक्शन गो, हाउ फास्ट रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कितना तेजी से रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहे हैं या फिर कितना तेजी से प्रोडक्ट अपियर हो रहे हैं। क्योंकि हमें रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है और समझना है, सबसे पहले मैं रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करवाऊंगा। कोई सी भी केमिकल रिएक्शन है, लेट अस स्टडी अ सिंपलेस्ट रिएक्शन, A + B gives you C + D। द सिंपलेस्ट रिएक्शन, जिसमें 1 मोल A का 1 मोल B के साथ रिएक्ट करता है, 1 मोल C मिलता है और 1 मोल D मिलता है। इस तरह की कोई सिंपल रिएक्शन है। सबसे पहले इस रिएक्शन के लिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना चाहता हूं। रेट ऑफ रिएक्शन, आई विश टू राइट द डेफिनेशन फॉर दिस। अब while writing rate of reaction, मुझे 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहला, rate of reaction should be defined in terms of rate of change of reactant or the rate of change of product। मैं rate of change of reactant के टर्म्स में या rate of change of product के टर्म्स में rate of reaction को डिफाइन करूंगा। मैं कहूंगा जितना तेजी से रिएक्टेंट डिसअपियर होते हैं, उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन कही जानी चाहिए, या फिर जितना तेजी से प्रोडक्ट अपीयर होते हैं, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन कही जानी चाहिए। दूसरी बात, रेट ऑफ रिएक्शन को किसी भी टर्म्स में डिफाइन करा जाए, चाहे जिस रिएक्टेंट के टर्म्स में डिफाइन करो, चाहे जिस प्रोडक्ट के टर्म्स में डिफाइन करो, इट शुड बी पॉजिटिव इन एनी केस। रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन की निगेटिव वैल्यू होने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। और तीसरी बात, रेट ऑफ रिएक्शन को किसी भी रिएक्टेंट, किसी भी प्रोडक्ट के टर्म में डिफाइन करें, इट शुड कम आउट टू बी इक्वल इन एनी केस, इन एनी डेफिनेशन इट शुड बी इक्वल। मैं इन 3 बातों को ध्यान रखूंगा। मैं सबसे पहले इस रिएक्शन के लिए डिफाइन करता हूं डेल्टा A बाय डेल्टा T। डेल्टा A मीन्स चेंज इन A, डेल्टा T during a finite time interval. It would be expressed as final A minus initial A.
अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. डेल्टा ए मीन्स फाइनल ए माइनस इनिशियल ए, डेल्टा मीन्स फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. नाउ ए इज अ रिएक्टेंट. ए रिएक्टेंट है. विथ टाइम इट ऑलवेज डिक्रीजेस. ए एक रिएक्टेंट है, समय के साथ हमेशा कम होता है. T2 माइनस T1 दिस वुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू. फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगा. मगर A2 माइनस A1, A2 इज फाइनल ए, A1 इज इनिशियल ए. किसी भी टाइम इंटरवल में देखेंगे तो इनिशियली ए ज्यादा होगा और फाइनली ए कम होगा. कुछ समय के बाद ए रिएक्टेंट होने की वजह से कम हो जाएगा. A2 माइनस A1 would always be a negative value. T2 would be a positive value. Hence, delta A by delta T would always be a negative value. We call it rate of change of A. This would be called rate of change of A. And rate of change of any reactant is always a negative value. किसी भी रिएक्टेंट का जब हम रेट ऑफ चेंज देखेंगे इट वुड ऑलवेज कम आउट टू बी अ नेगेटिव वैल्यू. यदि इसी तरह से मैं डिफाइन करूं डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, वंस अगेन बी इज ऑल्सो अ रिएक्टेंट. Delta B by delta T would be expressed as B2 minus B1 upon T2 minus T1. Since B is also a reactant, it also decreases with time. Its value would be also always a negative value. We call it rate of change of B. सिमिलरली मैं C के लिए भी रेट ऑफ चेंज डिफाइन कर सकता हूं. एज द टाइम प्रोसीड, जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो C का कंसंट्रेशन चेंज होगा. सिंस C इज अ प्रोडक्ट इट वुड ऑलवेज इंक्रीज विद द टाइम. टाइम के साथ C हमेशा इंक्रीज होगा. इफ आई राइट डेल्टा C बाय डेल्टा T इट वुड बी C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1. फाइनल C is always a larger value. Initial C is always a smaller value. C2 minus C1. This would be a positive value. T2 minus T1 is also a positive value. A positive quantity upon another positive quantity makes a positive quantity. We call it rate of change of C. In the similar fashion, I may define delta D by delta T. It's D2 minus G1 upon T2 minus T1. Since D is also a product, it would be also always a positive value and we call it rate of change of D. In this manner, we define rate of change of various reactant and product. रिएक्टेंट का रेट ऑफ चेंज हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू आएगा, प्रोडक्ट का रेट ऑफ चेंज हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा. अब बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन आई डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन. इसी रिएक्शन का मैं रेट डिफाइन करूंगा. पहली बात, रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में डिफाइन करना है. मतलब मैं या तो रेट ऑफ रिएक्शन को डेल्टा ए बाय डेल्टा टी के टर्म्स में डिफाइन करूंगा या फिर इसे डिफाइन करूंगा डेल्टा बी बाय डेल्टा टी के टर्म्स में या फिर इसे डिफाइन करूंगा डेल्टा सी बाय डेल्टा टी के टर्म्स में या फिर मैं इसे डिफाइन करूंगा डेल्टा डी बाय डेल्टा टी के टर्म्स में. किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के रेट ऑफ चेंज के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करा जा सकता है. दूसरी बात, किसी भी टर्म में डिफाइन करें इट शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज. हमेशा इसकी एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए. डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ए सिंस इट्स अ रिएक्टेंट इसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है. डेल्टा ए बाय डेल्टा टी एक नेगेटिव क्वांटिटी है. इसके आगे एडिशनली यदि एक मैं माइनस साइन लगा दूं
this negative quantity into this negative sign makes it a positive quantity. डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, बी भी एक रिएक्टेंट है, नेगेटिव होता है, इसके आगे भी एडिशनली एक माइनस साइन लगा दो। डेल्टा सी बाय डेल्टा टी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट के आगे प्लस साइन ही लगा रहे हैं। डेल्टा डी बाय डेल्टा टी यह भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट के आगे हमेशा प्लस साइन ही लगा रहे हैं। इस तरह से मैंने इन सभी क्वांटिटी को, जो नेगेटिव थी उनके आगे एडिशनल एक माइनस साइन लगाया, जो पॉजिटिव थी उनके आगे प्लस साइन लगाया। इस तरह से इन सभी क्वांटिटी को मैंने पॉजिटिव बना दिया। अब इट शुड बी इक्वल इन एनी केस। अब फॉर सच सिंपल रिएक्शन इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। एक मोल ए का जब रिएक्ट करता है तो साइमल्टेनियसली एक मोल बी का रिएक्ट करता है, साइमल्टेनियसली एक मोल सी का बनता है। Whatever is the rate of disappearance of A, the same would be the rate of disappearance of B, and the same would be the rate of appearance of C, and the same would be the rate of appearance of D. तो rate of change of A जितना है उतना ही rate of change of B रहेगा, उतना ही rate of change of C आएगा और उतना ही rate of change of D आएगा। For this reaction, rate of reaction may be written like this. इस सिंपल से रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को या तो मैं माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी लिखूंगा, या फिर लिखूंगा माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, या फिर मैं डिफाइन करूंगा प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करूंगा प्लस डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। पहली बात, रेट ऑफ रिएक्शन को हम हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं। दूसरी बात, किसी भी टर्म्स में डिफाइन करें वो हमेशा पॉजिटिव है। तीसरी बात, किसी भी टर्म्स में डिफाइन करें वह हमेशा इक्वल है। नाउ दिस इज अ सिंपलेस्ट रिएक्शन। सिंपलेस्ट रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करने का तरीका देखने के बाद मैं हल्की सी रिएक्शन को कॉम्प्लिकेटेड करता हूं। रिएक्शन को कॉम्प्लिकेटेड करने से मेरा मतलब है मैं कुछ कोएफिशिएंट के साथ एक रिएक्शन लिखता हूं। Let's consider this reaction. N2 plus thrice H2 gives you twice ammonia. N2 is also a gas, hydrogen is also a gas, ammonia is also a gas. Let's study this reaction. The reaction is very much common in any ammonium fertilizer industry. Ammonium fertilizer industry means जहां पर वह फर्टिलाइजर बनती है which are based on ammonia, और वहां पर अमोनिया का प्रोडक्शन जरूरी है। इस रिएक्शन में अमोनिया बन रहा है। किसी भी अमोनियम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यह रिएक्शन जरूर कराई जाती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर रखते हुए 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हुए अमोनिया का ट्रांसफॉर्मेशन। और यह भी बात मैं बता चुका हूं कि यदि आप फर्टिलाइजर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो तो आपको अधिक से अधिक अमोनिया बनानी होगी। जितना अधिक से अधिक आप इस रिएक्शन का रेट कर सकते हो उतना अधिक आप रेट कर दो। जितना अधिक आपकी अमोनिया बनेगी उतना ही अधिक आपका फर्टिलाइजर बनेगा। अब मुझे इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना है। आई विश टू डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सच रिएक्शन। मैं फिर वापस दोहराता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करते समय में तीन बातें ध्यान देनी है, तीन बातें हमेशा याद रखनी। पहली बात, रेट ऑफ रिएक्शन जब हम डिफाइन करेंगे इट शुड बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट और द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट। इट शुड बी डिफाइंड in terms of delta N2 by delta T, or it should be defined in terms of delta H2 by delta T, or it should be defined in terms of delta ammonia by delta T. Either rate of change of nitrogen
और रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइड्रोजन और रेट ऑफ चेंज ऑफ अमोनिया। अब किसी भी टर्म्स में डिफाइन करो, इट शुड बी पॉजिटिव, उसे हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। नाइट्रोजन एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट होने की वजह से समय के साथ ये हमेशा कम होगा। फाइनल नाइट्रोजन वुड बी ऑलवेज लेस देन इनिशियल नाइट्रोजन, while time always proceed, टाइम हमेशा आगे बढ़ता है। डेल्टा टी वुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू, डेल्टा टी एक पॉजिटिव होगा, डेल्टा इनटू नेगेटिव होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट नेगेटिव होता है, इनके आगे एडिशनली एक माइनस साइन लगाया जाए, इस तरह से यह क्वांटिटी पॉजिटिव बन गई। इसी तरह से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी एक रिएक्टेंट है, समय के साथ हमेशा कम होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइड्रोजन एक नेगेटिव वैल्यू होगा, डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी नेगेटिव वैल्यू होगा, इसके आगे भी आप एक एडिशनल नेगेटिव साइन लगा दो। वाइल अमोनिया इज अ प्रोडक्ट, अमोनिया प्रोडक्ट है, इट इंक्रीजेस विथ टाइम, समय के साथ यह बढ़ता जाएगा। डेल्टा टी तो पॉजिटिव होएगा ही, डेल्टा अमोनिया जब हम लिखेंगे फाइनल अमोनिया माइनस इनिशियल अमोनिया, इट वुड ऑल्सो बी अ पॉजिटिव वैल्यू, अ पॉजिटिव क्वांटिटी अपॉन अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी एक पॉजिटिव रहेगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है, और जो पॉजिटिव है उसके आगे पॉजिटिव साइन ही लगा रहने दिया जाए। इस तरह से हमने इन सभी को एक पॉजिटिव वैल्यू बना दिया। तीसरी बात, हम डिफाइन चाहे नाइट्रोजन के टर्म्स में करें, चाहे हाइड्रोजन के टर्म्स में, चाहे अमोनिया के टर्म्स में, रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा बराबर आना चाहिए। अब जरा देखिए, if a mole of nitrogen react simultaneously 3 moles of hydrogen react, यदि किसी टाइम इंटरवल में एक मोल नाइट्रोजन का रिएक्ट करता है तो उसी समय में 3 हाइड्रोजन के मोल्स रिएक्ट करेंगे। द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन वुड बी ऑलवेज 3 times द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। जो भी कुछ नाइट्रोजन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमेशा 3 times होएगा। तो हाइड्रोजन के रेट ऑफ डिसअपियरेंस को यदि मैं 3 से डिवाइड कर दूं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन को यदि मैं 3 से डिवाइड कर दूं, देन इट वुड बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। I can always relate delta N2 by delta T and delta S2 by delta T in this manner. मैं एक और बात समझाता हूं, इस बार नाइट्रोजन और अमोनिया को लेकर समझाता हूं। As the reaction suggests us that a mole of nitrogen gives you 2 moles of ammonia. A mole of nitrogen gives you a 2 mole of ammonia. मीन्स यदि नाइट्रोजन का 1 मोल गायब होता है तो अमोनिया के 2 मोल दिखाई देने लगेंगे, अपीयर हो जाएंगे। इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन इज 1 मोल पर लीटर पर आवर, इन दैट केस द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया वुड बी 2 moles per liter per hour. The rate of appearance of ammonia is always double the rate of disappearance of nitrogen. यदि मैं अमोनिया के रेट ऑफ अपीयरेंस को 2 से डिवाइड कर दूं तो वह रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन के बराबर हो जाएगा। तीनों रिलेट हो गए, तीनों बराबर हो गए, एंड दिस वुड बी द रेट ऑफ रिएक्शन। अब जरा देखिए, रिएक्टेंट के रेट ऑफ चेंज के आगे नेगेटिव साइन, प्रोडक्ट के रेट ऑफ चेंज के आगे पॉजिटिव साइन। नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट 1 था तो इधर आप 1/1 लिखा हुआ देखिए। हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट 3 था तो इधर आप 1/3 लिखा हुआ देखिए। अमोनिया का कोएफिशिएंट 2 है तो इधर आप 1/2 लिखा हुआ देखिए। फॉर सच रिएक्शन the rate of reaction should be defined in this manner. Let me generalize this concept. मैं इस कंसेप्ट को पूरी तरह से जनरलाइज कर देता हूं। मैं एक जनरलाइज्ड रिएक्शन लिखता हूं, A moles of A
reacting with B moles of B in order to give you C moles of C and D moles of D. इस तरह की कोई रिएक्शन है, A moles of A reacting with B moles of B in order to give you C moles of C and D moles of D. यह रिएक्शन हो रही है and I wish to define rate of reaction for this reaction. इस रिएक्शन के लिए मैं rate of reaction डिफाइन करना चाहता हूं. I should always do it like this. Rate of reaction. या तो हम इसे डिफाइन करें A के टर्म्स में, या फिर हम इसे डिफाइन करें B के टर्म्स में, या फिर हम इसे डिफाइन करेंगे C के टर्म्स में, या फिर हम इसे डिफाइन करेंगे D के टर्म्स में. It should be defined either in terms of delta A by delta T, or in terms of delta B by delta T, or in terms of delta C by delta T, or in terms of delta D by delta T. A का कोएफिशिएंट स्मॉल a है, इसको डिनोमिनेटर में लिखूंगा 1 by A. B का कोएफिशिएंट स्मॉल b है, इसको डिनोमिनेटर में लिखूंगा 1 by B. C का कोएफिशिएंट स्मॉल c है, इसको डिनोमिनेटर में लिखूंगा 1 by C. D का कोएफिशिएंट स्मॉल d है, इसको भी डिनोमिनेटर में लिख दूंगा 1 by D. अब जो रिएक्टेंट है उनका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव वैल्यू होता है, उनके आगे एडिशनल माइनस साइन लगा दूंगा. A और B रिएक्टेंट है, इनके आगे एडिशनल माइनस साइन लगा दिया. C और D प्रोडक्ट है, इनके आगे प्लस साइन लगा रहने दूंगा. इस तरीके से यह सभी बराबर हो गए, पॉजिटिव हो गए, एंड दिस वुड बी द रेट ऑफ रिएक्शन, इट्स डेफिनेशन. किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इट शुड बी डिफाइंड इन दिस मैनर. इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन इस बात पर डिपेंड करेगा कि रिएक्शन को किस तरह से लिखा गया है. एक ही रिएक्शन को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, और उन दोनों ही तरीके में रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन